हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 2026 में आपको इंग्लिश का पेपर देना है मेरे भाई, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश की टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस से पेपर उठाकर देखोगे ना, तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज मैं आपको टॉप 10 यानी कि 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे स्पेशल बात क्या है, इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका प्रोज होता है इंग्लिश का ना, उसका जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग और चैप्टर 3 है डीप वाटर। इन तीनों चैप्टर के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्यों करें भैया देरी, चलिए शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस बार हमारी तैयारी ऐसी होगी ना कि इंग्लिश में हम 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, ऐसे एक एक करके हम तीनों चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखो भैया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। अब चैप्टर का नाम आप सुनेंगे तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो भैया नाम समझ के ये मत सोचना कि ये हमारा लास्ट लेसन है। चैप्टर 1 है लेकिन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट, क्या डिड एम हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। देखो भैया, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फ्रेंच, एम हेमल, फ्रेंच ये सभी हैं, ठीक है। आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एम हेमल जो है एक फ्रेंच टीचर है, फ्रेंच भाषा के टीचर हैं। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, देखो। तो इसका आंसर देख लो ध्यान से। ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच भाषा को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाते थे, ठीक है। अब हम जो है भैया इंडियन है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी को सबसे खूबसूरत भाषा कहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो ये जो क्वेश्चन है भैया ना, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। बस इतनी तारीफ उन्होंने की फ्रेंच भाषा की। चलो भैया दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक करके हम टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट, क्या हैड बीन पुट अप, लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था। देखो स्टूडेंट, अब तो क्या होता है कि हमारे कॉलेज में या स्कूल में ग्रुप बना दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, और बच्चों को सूचना दे दी जाती है भैया कल छुट्टी रहेगी, ये रहेगा, या फिर स्कूल में डायरेक्टली बोल दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, स्कूल या कॉलेज में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता था, सूचना पट लगा होता था, उसी पे लिख दिया जाता था कल भैया छुट्टी रहेगी, या ये टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ाया जाएगा, या इस सब्जेक्ट के टीचर आने वाले हैं। तो यहां पे व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड,
बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, तो देखो एन ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया था, हैड बीन पुट ऑन लगाया गया था द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को, एक ऑर्डर को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। बट वो ऑर्डर क्या था, बर्लिन से कौन सा आदेश आया था भैया, तो देखो इट सैड, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन की। और उस सूचना पट पर यह लगाया गया था, यह कहा गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। यह चैप्टर जो है उस समय लिखा गया है जब युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि अब सिर्फ एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो द टीचिंग ऑफ फ्रेंच की पढ़ाई को हैड टू बी स्टॉप्ड, रोकना पड़ा, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई को रोक दी जाएगी या रोकना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार आंसर बता देता हूं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें यह कहा गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैज टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। बस हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो याद करने में क्वेश्चन या पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। चलो तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो जब ये कहा गया कि फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब चूंकि एम हेमल जो है वो फ्रेंच पढ़ाते थे, अब एम हेमल को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में अब फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी। तो जब फ्रेंच पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो उनके टीचर का क्या काम। तो भैया इसी में एक स्टूडेंट है इसी चैप्टर में फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच जो है एक स्टूडेंट है। तो जब इसने सुना कि हमारे टीचर जो एम हेमल जी हैं वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी भावनाएं बदल गई। पहले वो क्या होता था, जब एम हेमल जी होमवर्क देते थे या कोई भी काम देते थे ना, तो वो पूरा नहीं करता था। अब उसको अभिशाप हो रहा था, खुद को वो कर्ज कर रहा था कि आखिर मैं क्यों नहीं अपने कामों को पूरा करता था। देखो लिखा है हाउ डिड, कैसे फ्रेंच फीलिंग, फ्रेंच की भावना अबाउट एम हेमल के बारे में एंड स्कूल के बारे में चेंज बदल गई। यानी कि एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावना कैसे बदल गई जब उसने सुना कि हमारे एम हेमल जी हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो फ्रेंच की जो भावना है ना वो कैसे बदल गई। फ्रेंच एक स्टूडेंट है, देखो फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच स्तब्ध था व्हेन जब ही हियर्ड, उसने सुना डैट की एम हेमल वाज लीविंग, छोड़कर जा रहे हैं द स्कूल को फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो फ्रेंच को झटका लगा, फ्रेंच स्तब्ध था, वो शॉक्ड हो गया जब उसने सुना कि एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, एम हेमल जी हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो उसको झटका लगा। जैसे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12th में हो आप लोग, और आपका कोई टीचर बहुत फेवरेट है, इंग्लिश पढ़ाता है या फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, बहुत फेवरेट है, आप उसको मानते हो भगवान कि यार ये ना होते तो मेरा इंग्लिश वीक रहता। अब मान लो बाई चांस अचानक वो स्कूल छोड़ के चले जाएं या जाने लगे तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि आपके जो सबसे प्रिय टीचर है ना वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको छोड़ के मान लो YouTube पे मैं ना पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा, कमेंट करके बताना। आगे देखो हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं नाउ चेंज्ड, अब बदल गई टुगेदर, एक साथ, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ठीक है, ही कर्स्ड, उसने कोसा, हिमसेल्फ, स्वयं को, फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने के लिए, हिज लेसन्स, अपने पाठों को, उसने अपने लेसन्स को ना याद करने के लिए खुद को कोसा कि जब एम हेमल जी हमें कुछ याद करने को देते थे तो हम क्यों नहीं याद करते थे। उसने खुद को कोसा, आखिर मैं ऐसा क्यों करता था। वो सोचता है, बच्चा है ना, वो सोचता है अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद हमारे टीचर ना जाते, लेकिन उसको क्या पता कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, टीचर जाएंगे ही जाएंगे। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट के बारे में, एम हेमल के रूलर यानी कि शासकीय एंड और हिज क्रैंकी नेचर, उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में। तो वो एम हेमल के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। वो यही सोच रहा था कि हमारे टीचर हमको छोड़ के ना जाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो
इसको एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि एम हेमल की भावनाएं फ्रेंच की भावनाएं एम हेमल और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी कि फ्रेंच को झटका लगा जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने पाठों को न याद करने के लिए खुद को कोसने लगा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वो एम हेमल के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। बस वो यही चाहता था कि हमारे टीचर जी हमको छोड़ के ना जाए। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपका हो गया। आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का होगा। तो द लास्ट लेसन के जो ये 3 क्वेश्चन थे ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में काफी ज्यादा स्पेशल थे। और मैं हमेशा कहता रहता हूं मेरे भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ट्रेलर मैं आपको दे रहा हूं ये 10 क्वेश्चन पढ़ाकर, अभी आगे आगे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, नो टेंशन जब तक है हम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में दिल्ली के सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है, और एक पार्ट में जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ना उनकी स्थिति को बताया गया, कितने खतरे होते हैं वो जब चूड़ियां बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है चैप्टर 2 का, यानी कि 4th क्वेश्चन आज के सेशन का, वो हमारे दिल्ली में जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोग हैं ना उनसे रिलेटेड है। देखो, व्हाई क्यों डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी में स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहते थे। तो सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? भैया कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, खुद का भरण पोषण वो कर ले वही बहुत है, कहां से चप्पल लाएंगे, कहां से शूज लेकर आएंगे। अब आपको मिल रहा है, अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, फीस आपका दिया जा रहा है, आपको ड्रेस दिया जा रहा है, आपको बुक दिया जा रहा है और पढ़ने को कहा जा रहा है, फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। सोचो आपके पेरेंट्स कहां से पैसे लेकर आते हैं, कहां से आपको पढ़ा रहे हैं, वही जानते हैं। तो क्यों ना हम इतनी पढ़ाई करें, एक दिन टॉपर बने और उनका रिटर्न ब्याज के साथ उनको रिटर्न करें। ठीक है, तो वही ये बच्चे देखो नंगे पैर रहते हैं, जिनको सब कुछ मिल रहा है उनको वैल्यूएशन नहीं पता है, कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं पैसे, कुछ नहीं पता उनको। तो भैया समझो, कंडीशंस को समझो। तो देखो, द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, ये उचित कारण है या वैध स्पष्टीकरण है। पैसे की कमी ही एक उचित कारण है कि जो बच्चे हैं सीमापुरी के वो नंगे पैर रहते हैं। चिल्ड्रेन, बच्चे, लाइक साहेब, जैसे साहेब भी एक कूड़ा बीनने वाले लोगों में से एक बच्चा है, कांट एफोर्ड, वो नहीं खरीद सकता शूज, जूते। तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते, इतने पैसे उनके पास नहीं है कि वो शूज खरीद सके और पहन सके। व्हेन, जब साहेब गेट, साहेब को मिलता है ये पेयर्स ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, ही बियर्स, वो पहन लेता है। यानी कि जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं ना वो उनको पहन लेता है। क्यों पहनता है भाई? जूते उसके पास नहीं थे। आगे देखो, ध्यान से समझो। वन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण, इज है दैट की इट हैज बिकम, ये बन गया है, ये ट्रेडिशन, एक परंपरा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। और एक स्पष्टीकरण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन चुकी है। ऐसा हो चुका है ना कि हमेशा वो नंगे पैर ही रहते हैं, एक परंपरा सी बन गई है उनके लिए नंगे पैर रहना। बट लेकिन द राइटर, लेखक, डाउट्स इट, इस पर संदेह करता है। तो फिर से एक बार मैं इसको बताता हूं। व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं? तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी एक उचित कारण है या स्पष्ट वैध स्पष्टीकरण है। चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहेब गेट्स ये पेयर्स ऑफ शूज ही बियर्स, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं ना वो उसको पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, और एक स्पष्टीकरण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा सी बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन लेखक इस पर संदेह करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी साहेब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जब साहेब कूड़ा बीनते बीनते थक जाता है, उसको लगता है इसमें कुछ नहीं है ना, तो वो क्या करता है, दूध की दुकान पे रहना शुरू कर देता है, मिल्क बूथ पर। देखो, व्हाई, क्यों, डिड साहेब ने ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी, एट द मिल्क बूथ, दूध की दुकान पे। तो साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की?
अब भैया पैसे नहीं थे, कूड़ा बीन रहा था, उससे उसका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना मिल्क बूथ पे नौकरी कर ली जाए, कुछ तो मिलेंगे। तो देखो साहब ने ज्वाइन किया था जॉब नौकरी एट मिल्क बूथ पर बिकॉज क्योंकि ही गॉट उसको मिलता था देयर वहां मनी पैसे एंड और ऑल हिज मील्स उसका दिन का सारा भोजन। तो साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि उसको पैसे मिलते थे और दिन का सारा भोजन मिलता था। कहा गया है ना रोटी कपड़ा और मकान, भैया रोटी मिले, कपड़ा मिले और रहने के लिए एक छत होना उतना ही काफी एक गरीब के लिए। ठीक है, चलो ही वाज पेड, उसको दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए फॉर इस सर्विस, उसकी सेवा के लिए, और उसको उसकी सेवा के लिए, उसकी नौकरी के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने दूध की दुकान पे नौकरी क्यों शुरू की? तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि उसको वहां पे पैसे मिलते थे और दिन का सारा भोजन मिलता था। ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। तो खाना खाने को मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो व्हाट डज, क्या मुकेश वांट टू बिकम, बनना चाहता है इन लाइफ, जीवन में। मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? जैसे आप पढ़ रहे हो या तो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई भी आप सर्विस करना चाहते हो, तो मुकेश भैया हैं वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मुकेश जो है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली है ना, उसी से बिलोंग करता है, उसी से संबंधित है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं इस चूड़ी बनाने वाले काम के जो भीड़ में मैं भी शामिल हूं, मैं कुछ अलग करता हूं, समथिंग डिफरेंट। देखो मुकेश बिलोंग, संबंध रखता है टू द फैमिली, परिवार से। आप बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले लोगों के, इन फिरोजाबाद के। तो मुकेश फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, वेयर, जहां ईच फैमिली, हर एक परिवार, इज इंगेज्ड, लगा हुआ है, इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में। तो मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, जहां का हर एक फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। मतलब वहां फिरोजाबाद में ना लगभग हर एक फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है। आगे देखो, दे लिव, वे रहते हैं, इन हाफ बिल्ट, आधी बनी हट्स, झोपड़ियों में, एंड और स्टिंकी लेन्स यानी कि बदबूदार गलियों में। तो वे जो है ना हाफ बिल्ट यानी कि आधी बनी हुई झोपड़ियों में रहते हैं और बदबूदार गलियों में रहते हैं। ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर, मुकेश कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो जब मुकेश से पूछा जाता है ना, तो पूछे जाने पर मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। दस, इस प्रकार ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है ना खुद का एक छोटा सा मालिक बन जाओ। कोई ऊपर से आपको प्रेशर तो नहीं देगा, बेटा ये काम करना है जाकर कर दो। तो क्वेश्चन आपका था, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता है? तो मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, जहां का हर एक फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। चूड़ियां तो आपको पता ही होगा, लड़कियां जो है खासकर चूड़ियों को पहचानती होंगी, लड़के भी जानते होंगे। दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेन्स, वे आधे बने झोपड़ियों और बदबूदार गलियों में रहते हैं। ऑन आस्किंग, मुकेश सेज, पूछे जाने पर मुकेश कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। दस, इस प्रकार ही वांट टू हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता है, जो आप सभी के अंदर भी होना चाहिए। आपको भी खुद का मालिक बनने की आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। चलो भैया 7 नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। व्हेयर, कहां इज सीमापुरी, सीमापुरी सिचुएटेड, स्थित है। सीमापुरी कहां स्थित है? मैंने बताया दिल्ली में स्थित है सीमापुरी, लेकिन कहां पे है? देखो
सीमापुरी, सीमापुरी इज सिचुएटेड, स्थित है इन द ईस्ट, पूर्व में। आप न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के, तो सीमापुरी नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इट इज, ये है एन ओल्ड नाइबरहुड, एक पुराना इलाका, इनहेबिटेड बाय मोस्टली इमिग्रेंट्स, यानी कि जहां पे ज्यादातर इमिग्रेंट्स आप्रवासी रहते हैं, फ्रॉम अक्रॉस, जो क्रॉस करके आए हैं बॉर्डर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। तो सीमापुरी जो है ये न्यू दिल्ली के पूर्व में स्थित है। ये एक पुराना इलाका है जहां बांग्लादेश से सीमा पार करके आए ज्यादातर आप्रवासी रहते हैं, यानी कि वो लोग रहते हैं ना जो बांग्लादेश से सीमा पार करके भारत में आए हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। दिस प्लेस, ये जगह, इज होम, घर है, टू सेवरल रैक पिकर्स, कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। तो ये जगह दो है ना, कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए घर है, वो यहां पर घर बनाकर रहते हैं एक तंबू तान के। दे अर्न, वे कमाते हैं देयर डेली ब्रेड, अपनी रोजी रोटी, ऑफ रैक पिकिंग, कूड़ा बीनकर, वे कूड़ा बीनकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आगे देखो, द फिल्थी वायलेंस, बदबूदार गलियां, हैव रिमेंड, बची हुई हैं, अनअटेंड, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। तो क्या है कि वहां पे बदबूदार गलियां हैं जिन पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी, इज वाइडली, व्यापक रूप से, प्रीवेलेंट, व्याप्त है, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। तो गरीबी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से व्याप्त है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी है। चलो फिर से एक बार मैं समझाता हूं। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, सीमापुरी नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इट इज एन ओल्ड नाइबरहुड इनहेबिटेड बाय मोस्टली इमिग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर इन बांग्लादेश, ये वो पुराना इलाका है जहां बांग्लादेश से सीमा पार करके आए ज्यादातर आप्रवासी रहते हैं। दिस प्लेस इज होम फॉर सेवरल रैक पिकर्स, और ये कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए घर है। दे अर्न देयर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, वे कूड़ा बीनकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। द फिल्थी वायलेंस हैव रिमाइंड अनअटेंड फॉर लॉन्ग, यहां पे बदबूदार गलियां हैं जिनको लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है। पॉवर्टी इज वाइडली प्रीवेलेंट इन दिस एरिया, और गरीबी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से व्याप्त है, मतलब गरीबी जो है बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में। चलो ये भी हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं अपने डीप वाटर चैप्टर के क्वेश्चन पर। डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। व्हेन, कब डिड द राइटर, लेखक ने ज्वाइन किया द YMCA पूल एंड व्हाई, और क्यों? तो लेखक ने YMCA पूल कब और क्यों ज्वाइन किया, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया? लेखक जो डगलस जी हैं, देखो, ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, वो 10 या 11 साल के थे। व्हेन, जब ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया द YMCA पूल को। तो उन्होंने, वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड, ये प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न, सीखने के लिए, टू स्विम, तैरना। तो ये तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। YMCA पूल जो है ना, इसमें तैरना सिखाया जाता है, कैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं। वैसे स्विमिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब और क्यों ज्वाइन किया? तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, ये तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है हमको। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं मेरे भाई। डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये भी हमारा डीप वाटर चैप्टर का ही क्वेश्चन है। जो लेखक है ना, उनके साथ एक घटना होती है, उसी घटना को पूछा जा रहा है। देखो, व्हाट, क्या इज द मिस एडवेंचर, वो दुर्घटना है, दैट, जो विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, के बारे में बताते हैं। मतलब वो कौन सी दुर्घटना है जिसको विलियम डगलस जी हमसे बताते हैं। तो देखो क्या है, डगलस, एक दिन क्या होता है, डगलस गोएज जाते हैं द स्विमिंग पूल पे, व्हेन, जब, नो वन, कोई नहीं, एल्स इज देयर, वहां होता है। तो एक दिन डगलस जी स्विमिंग पूल पे जाते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है, एकदम बिल्कुल अकेले रहते हैं। होता क्या है, ही सिट्स देयर, वो वहां बैठते हैं, वेटिंग फॉर, किसी के इंतजार करते हुए, समवन, किसी का, टू कम, आने का, वो वहां पे किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठते हैं। होता क्या है, वो बंदा तो नहीं आता, लेकिन ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का कम्स आता है देयर, वहां, एंड और थ्रोज हिम, उनको फेंक देता है, इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में।
तो होता क्या है कि एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है और उनको गहरे पानी में फेंक देता है। आगे देखो, दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही दुर्घटना है, ही स्पीक्स अबाउट, जिनके बारे में बताते हैं, इन व्हिच, जिसमें ही नैरोली, वो बाल बाल एस्केप डेथ, मृत्यु से बच जाते हैं। तो ये वही घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं और जिससे वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। तो डगलस गोएज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, डगलस स्विमिंग पूल पे जाते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वे वहां पे किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू द डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है और उनको गहरे पानी में ढकेल देता है या फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, और ये वही दुर्घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं जिससे वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। हो गया ये भी क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हमारा आ चुका है भैया लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बताया था, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो 10वां, हाउ डीप, कितना गहरा वाज द पूल, पूल था, पूल कितना गहरा था जिसमें वो बच्चा हमारे डगलस जी को फेंक देता है, ढकेल देता है, वो कितना गहरा था। What was there inside the water, पानी के अंदर क्या था, मतलब पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो देखो, डगलस बेंट डाउन, गए थे टू द बॉटम, सतह पर आप 9 फीट 9 फीट डीप वाटर, गहरे पानी में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो डगलस 9 फीट गहरे पानी में पहली बार गए थे, मतलब जिस पूल में लड़के ने डगलस जी को ढकेला था ना, वो 9 फीट लगभग गहरा था। हुआ क्या, पहली बार वो गए थे 9 फीट पानी में। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, यानी कि 9 फीट सीम्स, प्रतीत हो रहे थे, टू हिम, उनको, मोर देन 90 फीट, 90 फीट से ज्यादा। और जो 9 फीट की गहराई थी ना, वो उनको 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। देखो एक आदमी कितना लंबा हो सकता है, 6 फीट 6.5 फीट। अब अगर आपको 2.5 फीट अंदर पानी में कर दिया जाए, मतलब 9 फीट अंदर, तो क्या हाल होगा। आगे देखो, ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गए, बिफोर, इससे पहले, ही कुड टच द बॉटम, वो सतह को छूते, हिज लंग्स वियर अबाउट टू ब्रस्ट, उनके फेफड़े फटने वाले थे, ऐसा लग रहा था ना उनके फेफड़े फटने वाले हों, ठीक है। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, और उनको लकवा मार गया, उन्होंने ऐसा महसूस किया ना कि उनको पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। ही वाज बरीड इन द वाटर, उनको पानी में दफना दिया गया, ऐसा लगा कि उनको पानी में किसी ने दफना दिया हो। भैया जब पानी में कोई डूबने लगेगा ना, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट फेफड़े पे जाएगा, फेफड़े में पानी भरने लगेगा और ऐसा लगेगा ना कि मुझे किसी ने पानी में दफना दिया है। आगे देखो, हिज ब्रीथ वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई, एंड ऑल टेरर, डर ओवर पावर्ड, उसने काबू कर लिया, हिज हर्ट, उसके हृदय पर, और जो डर है उनके हृदय पर हावी हो गया। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, डगलस जी 9 फीट गहरे पानी की सतह पर पहली बार गए थे। 9 फीट सीम टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, और 9 फीट उनको 90 फीट से भी ज्यादा लग रहे थे उस टाइम। ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गए, बिफोर ही कुड टच द बॉटम, हिज लंग्स बियर अबाउट टू ब्रस्ट, इससे पहले कि वो सतह को टच कर पाते उनके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उनको लकवा मार गया, ऐसा लगा कि उनको पैरालिसिस हो गया। ही वाज बरीड इन द वाटर, उनको पानी में दफना दिया गया। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, उनकी सांसें थम गई और डर उनके हृदय में, उनके दिल पर हावी हो गया। बस यही घटना है मेरे भाई, और ये भी क्लास आपका फिनिश हुआ, इसको आप लोग नोट कर लो फटाक से। अब देखो लास्ट में मैं यही कह सकता हूं भैया, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा। मैंने आज के क्लास में आपको क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के तक के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताया। आपको करना क्या है भैया, जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए फटाफट कमेंट कर दो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो कमेंट कर दो, सर हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, हम जरूर लेकर आएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।